नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई और कांग्रेस की हार क्यों हुई, ये सोचने वाली बात है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस ने सबसे बड़ी जाति, जी हां, जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, उस पे सबसे ज्यादा दांव लगाया और परिणाम यह हुआ कि काउंटर पोलराइजेशन हुआ। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर टिकट बांटे गए। 28 जाट उम्मीदवार को टिकट दिया गया और परिणाम इस तरह का आया कि सारे पोल पंडित जो कह रहे थे, राजनीतिक पंडित जो कह रहे थे कि बीजेपी की हालत खराब है, हरियाणा का आने वाला परिणाम ने सबका मुंह बंद कर दिया। पर इस सबसे एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वो ये है कि क्या बड़ी जाति के खिलाफ जबरदस्त गोलबंदी होती है? क्या बड़ी जाति के खिलाफ जोरदार काउंटर पोलराइजेशन होता है? और काउंटर पोलराइजेशन होता है, इसी का परिणाम है कि हम पिछले कुछ चुनाव से उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि अखिलेश यादव सत्ता से कोसों दूर रह जाते हैं। बिहार में भी हमने देखा कि अब यादवों के खिलाफ वोटिंग बड़े पैमाने पर होती है और पिछले चुनाव में सत्ता के मुहाने तक पहुंच करके भी तेजस्वी यादव चुनाव जीत नहीं पाए थे। नीतीश कुमार के खिलाफ बहुत तरह की बातें होती है, लेकिन जब भी चुनाव होता है तो नीतीश कुमार चुनाव जीतते हैं। तो क्या यह माना जाए कि हरियाणा का जो परिणाम है वो बिहार के लिए भी खतरे की घंटी है? क्या हरियाणा इलेक्शन का जो परिणाम है उसका जोरदार असर झारखंड में भी दिखेगा? इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़े हैं जिनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ अरुण यादव जी जुड़े हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ आशुतोष कुमार जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। रवि रंजन जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जल्द ही जुड़ने वाले हैं। तो हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम अरुण यादव जी के पास जाते हैं। अरुण यादव जी, हरियाणा का जो रिजल्ट है, क्या इससे डर लग रहा है आपको? क्योंकि आपके भी नेता जिस जाति से आते हैं उनके खिलाफ, उस जाति के खिलाफ पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा है जोरदार काउंटर पोलराइजेशन होता है। क्या आपके लिए ये एक सबक है, बड़ी सबक है? आप इस हार को किस तरीके से देखते हैं? देखिए पंकज जी, आप तो गजब आपका सवाल है। और परिणाम को जात से जोड़ देना, और बिहार में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ 2020 का, और उस चुनाव को भी जात से जोड़ देना, आपके ऐसे सुलझे हुए और पुराने मजे पत्रकार में से हैं, उसके बावजूद भी एक पक्षीय बात करना कहीं ना कहीं ठीक बात नहीं है। पंकज जी, बिहार की राजनीति को तो आप भली भांति जानते हैं, और यहाँ शायद यहाँ अभी आप विश्लेषक के रूप में एक वरिष्ठ पत्रकार को भी बैठाए हैं, वो भी बिहार की राजनीति को बहुत बारीकी से लंबे अरसे से जानते हैं, वो भी विस्तार से बताएंगे। ये कहना कि आपके खिलाफ गोलबंदी हो जाती है, ये कैसे आप कह सकते हैं? 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तो जाति धर्म से ऊपर उठकर मुद्दे के आधार पर तेजस्वी यादव जी के पक्ष में हर जाति बिरादरी के लोगों ने वोट करने का काम किया। बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, पलायन के सवाल पर। और आपने देखा 34 साल के नौजवान तेजस्वी यादव जी ने अद्भुत करिश्मा किया। पूरे देश की निगाह थी बिहार विधानसभा चुनाव पर, और तेजस्वी यादव जी ने एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो लगातार अपने स्थापना काल से भावनात्मक मुद्दे, भावनात्मक नारे के सहारे जो राजनीति करते आ रही थी, उनको भी तेजस्वी यादव जी ने अपने पीठ पर लाने का काम किया और मुद्दे की राजनीति करने पर विवश करने का काम किया। आपने देखा, पूरे दुनिया ने देखा
हाँ, ये भले अलग बात है कि 2-4 एमएलए हम और जीत जाते तो बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी होते, और कैसे एनडीए ने चुनाव जीता, शासनादेश के बल पर नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने चलिए, ये सत्ता को ये हथियाने बात, का काम किया। पंकज जी, एक ये मिनट, मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा, जी नहीं जी, ताकि पूरा ये अभी दर्शक को चला अरुण जी जाना बहुत चाहिए। समय है, मैं बहुत समय देंगे मैं आपको। नहीं, जी ये चैप्टर हम समाप्त करना चाहेंगे। और जी पंकज जी, आप ही नहीं बल्कि पूरे देश की जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो राजनीति को पैनी निगाह से बिहार की राजनीति को समझते हैं, देखते हैं, महागठबंधन के बनिस्पत महागठबंधन को तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मात्र 12,000 वोट ही कम आए। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि यादव के खिलाफ वोट बिहार की जनता ने करने का काम किया? चलिए चलिए, जबकि मैंने आपने देखा कि जीते मैंने वोट और मैंने दर्जन मैंने उम्मीदवार को मैंने मैंने शासनादेश के बल पर ठीक ठीक हराने ठीक है, का काम किया। पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, आपने अपना वैलिड पॉइंट्स रखा है। मैं और भी पैनल में लोग हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। मैंने एक सवाल उठाया है और इसलिए आपका जवाब, इसमें कोई शक नहीं कि 2020 में आपके नेता ने करिश्मा दिखाया, लेकिन सत्ता के मुहाने तक पहुंच करके भी सत्ता से दूर रह गए। रवि उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बिहार की राजनीति पर जबरदस्त नजर रखते हैं। रवि उपाध्याय जी, हरियाणा में 33 साल तक जाट सीएम रहा है, जाट के हाथों में सत्ता रही है, लेकिन आप 2014 से बीजेपी की रणनीति को देखें तो एंटी जाट पोलराइजेशन करती है, काउंटर पोलराइजेशन करती है, और तमाम छोटी जातियां इकट्ठा होती हैं और इनके खिलाफ वोट करती हैं। देखिए, इस बार भी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जिस तरीके से हार होती है, तमाम एग्जिट पोल, तमाम राजनीतिक पंडित फेल होते हैं। क्या यह इंडिकेशन नहीं है कि जो जाति बहुसंख्यक होती है उसके खिलाफ तमाम छोटी जातियां इकट्ठा होती हैं? क्या यही पॉलिटिक्स नीतीश कुमार ने बिहार में 94 से शुरू नहीं किया और उसके बाद वो सफल 2005 में नहीं हुए? आज भी यही कहा जाता है कि यादवों के खिलाफ अब ईबीसी वोट करना चाहते हैं, उनके खिलाफ गोल बंद हो जाते हैं। तमाम नीतीश कुमार पे आरोप लगते हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं, वो सही बात है, लेकिन चुनाव में परिणाम कुछ इस तरह का होता है कि आरजेडी सत्ता तक पहुंचते पहुंचते भी रह जाती, जैसे पिछले चुनाव में 12,000 वोट से रह गई पीछे। आपको नहीं लगता कि यही स्थिति हम अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में भी देखते हैं? भूपेंद्र हुड्डा के साथ तीसरी बार ऐसी स्थिति हुई। कुमारी शैलजा को चुनाव नहीं लड़ाया गया। जिस दलित ने लोकसभा चुनाव में भारी संख्या में वोट दिया, क्योंकि उस समय मुद्दा था संविधान बदल देंगे, दलितों को लगा बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को ये लोग बदलने वाले हैं, तो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जोरदार वोटिंग हुई। लेकिन देख लीजिए हरियाणा में क्या हुआ, वो स्टेट जहां किसान आगे बढ़ करके बीजेपी का विरोध किए, तीनों कृषि लॉ बीजेपी को वापस लेना पड़ा, और उस सब के बावजूद परिणाम आप देखिए, तो क्या यह हैरान नहीं करता कि आपको नहीं लगता कि बड़ी जाति के खिलाफ तमाम छोटी जातियां इकट्ठा होती हैं और एक बार सबने मिलकर के वोट किया और कांग्रेस को हराया? क्या कहना है आपका? नहीं, एकदम सही बात है पंकज जी, आप एकदम ठीक लाइन पकड़े हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हम जितनी बात समझ रहे थे, आज तक जो आज काउंटिंग चल रहा था हरियाणा वाले में, तो वहां पर कुमारी शैलजा का आज का भी बयान था कि 26 जातियां जो है तो हमारे साथ हैं, वो उन्होंने कहा। तो लेकिन जो सवाल है वही बिहार के कंटेक्स्ट में, अगर बिहार में भी आप जोड़िएगा तो अभी आरजेडी के प्रवक्ता अरुण जी कह रहे थे, ठीक है, देखिए मुहाने आप वहां जा करके मुहाने पर जाकर के आप सरकार नहीं बना सकते। और देखिए 2020 के विधानसभा चुनाव में कौन नहीं जानता है कि उस समय चिराग पासवान की मदद से आप जो इतने विधानसभा में इतना आप सीट लाए, ये तो फैक्ट है। यह इस बात को इनकार कैसे कर सकते हैं? आप इधर देखिए, आप इस बार के लोकसभा चुनाव में ही आप देख लीजिए, इस बार के लोकसभा का चुनाव हुआ, तमाम शक्तियां झोंक दी गई, बावजूद इसके देखिए जो जहां गमछा ऐसे लहराया शुरू हुआ,
सब कुछ खुश हो जाता है। नहीं, लेकिन तो अब अरुण जी टोपी पहन लिए हैं, गमछा छोड़ दिए अरुण जी। ये इस बात के लिए आप देखिए, अरुण जी मुस्कुरा भी रहे हैं। अब इन्होंने गमछा छोड़ दिया है, इनके नेताओं को समझ में आ गया है गमछा नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए टोपी पहन लो। ये बात और है कि आरएसएस की टोपी काली होती है और इनकी टोपी हरी होती है। नहीं है पंकज जी, गमछा भी कायम है, टोपी भी कायम है। हम एक बात बताना चाहते हैं। जी हाँ, ये समझने वाली बात है। तेजस्वी एरा, इसको आरजेडी को दो एरा में हम बांट देते हैं, एक तेजस्वी एरा और एक लालू का एरा। लालू का एरा जो था पंकज जी, उसमें सब कुछ सिस्टमेटिक हमको जहां तक देख पा रहे हैं। देखिए, इसका थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देंगे। 12 फरवरी को नीतीश कुमार ने विश्वास मत वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का यहां पर हुआ था, इसी 2024 में ही। आप देखिए, ये आरजेडी कह लीजिए, इंडिया ब्लॉक कह लीजिए, महागठबंधन लीड कौन कर रहा था? आरजेडी कर रहा था। तेजस्वी यादव अंतिम कह रहे थे कि नहीं, खेला होगा, ये होगा, वो होगा। और 11 तारीख को रात में जो है सो कैसे सब तमाम आरजेडी के एमएलए को एक साथ रखा गया था। अपने एमएलए को ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे, ये सबसे दुखद बात है। और ओवर कॉन्फिडेंस इतना है कि जिसका कोई सवाल नहीं है। और यही लालू के समय में भी देखिए आप, उनके कालखंड में चलिए, उस समय भी एक से एक होता। लेकिन उस समय शहाबुद्दीन की चलती थी, शहाबुद्दीन सारा एमएलए को एक जगह ये करा लेते थे। तो वो कालखंड और ये कालखंड, तेजस्वी का एरा और लालू का एरा, तो ओवर कॉन्फिडेंस में ही एक्सीडेंट हो जाता है। और जो एक्सीडेंट आपको हुआ, आप सरकार बनाते बनाते भी 2020 में देखिए, कह रहे हैं लोग कि बनाते बनाते रह जा रहे हैं। 12,000 14,000 वोट आ रहा। वोट आना, देखिए आप कहां पर, आपसे गलती कहां हो रही है। और फिर जो है तो देखिए, जो हरियाणा में जो दिखाई पड़ रहा है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा या जिस तरीके से कांग्रेस जो है सो सब जगह एग्जिट पोल में सब जगह आ रहा था कि ये होगा ये होगा, लेकिन अल्टीमेटली अंतोगत्वा क्या हुआ ये सबको पता है। तो ये इस बात को भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से भाजपा काम करती है, इसको तो निश्चित रूप से समझना पड़ेगा कि कौन सा गणित है। अब ये ठिकरा फोड़ देना कि जो है तो देखिए, बहुत लेट से रुझान आ रहा था, बहुत लेट हो रहा था, वहां से चुनाव आयोग का हम लोग अपडेट कर रहे, वह कोई एक्सक्यूज नहीं है। वह कोई कतई एक्सक्यूज नहीं होगा कि ये ऐसा होने से एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव पड़ता है, ऐसा होता, यह सब कोई नहीं होता। यहाँ पर यह होगा, J&K में वैसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलता है। लेकिन देखिए, लोकतंत्र है, सबको कहने का अधिकार है, लेकिन हम इस बात को बार बार कहेंगे कि लालू का, यादव का टेक्निक को तेजस्वी को समझना पड़ेगा। ये जो सो आप, हम लोग को देहात में कहावत है कि पुराना चावल से ही पंच पड़ता है, बीमार उमार पड़ता है। तो ऐसे में, और शादी ब्याह में भी चलिएगा तो एक आध को बूढ़ा को लेकर के चलता है आदमी कि कुछ न कुछ ऐसा होता है तो ऐसा कर देगा कि सबका इज्जत प्रतिष्ठा बचा हुआ रहता है। तो लालू यादव से सीखनी चाहिए, सीखने की प्रवृत्ति है ही नहीं लोगों में, ये सबसे दुखद पहलू है। और नहीं सीखने की प्रवृत्ति के कारण देखिए आज जो है तो ये स्थिति में ये सरकार बनाते बनाते रह जा रहे हैं ये लोग, ये सबसे बड़ी बात है। जी पंकज जी। नहीं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं कुछ और उदाहरण पेश करता हूं और मुझे लगता है अरुण यादव जी जवाब देंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं, हमारे पैनल में 2 और पत्रकार हैं, उनके पास हम जाएंगे, और अरुण जी आपके पास भी आते हैं। देखिए, बीजेपी ने क्या कॉम्बिनेशन बनाया। एक तो एंटी इनकम्बेंसी हटाने के लिए मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया कि आप हट जाइए, नायाब सिंह सैनी को ले आए जो कि ओबीसी जाति से आते हैं, और दूसरा उन्होंने बीजेपी चीफ बना दिया मोहनलाल बदोली को जो कि ब्राह्मण है। अब समझिए कि ओबीसी और ब्राह्मण का एक कॉम्बिनेशन बनाया और एंटी इनकम्बेंसी हटाने के लिए कई सीटें, जो सिटिंग एमएलएस थे, उनका टिकट काट दिया। यह बीजेपी का पुराना टैक्टिस था, है, यह बीजेपी अपनाती रही है और नरेंद्र मोदी तो गुजरात से अपनाते रहे। अब देखिए, ये दोनों टैक्टिस इस तरीके से पे किया कि जिस पार्टी को कहा जा रहा था कि 20 भी आंकड़ा टच नहीं कर पाएगी, वो पार्टी कंफर्टेबली सरकार बना रही है। और सरकार इसलिए बना रही है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी हट गया, सरकार इसलिए बना रही है क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ तमाम छोटी जातियां इकट्ठा हो गई और उन्होंने वोट करना शुरू कर दिया। सरकार इसलिए बना रही है
क्योंकि कांग्रेस में कुमारी शैलजा थी, उनको चुनाव मैदान में भी नहीं उतारा गया और यह मैसेज चला गया कि शैलजा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। क्या आशुतोष जी, आपको नहीं लगता कि ये बड़ा इंडिकेशन है अखिलेश यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, जो कि बड़ी संख्या वाली जाति के नेता हैं, और ये जो जाति है वो कहते हैं शक्तिशाली है, पावरफुल है, जब सत्ता में आती है तो अपने ताकत का प्रदर्शन करती है, इसलिए छोटी जातियां इनको सत्ता में देखना नहीं चाहती। इसलिए कितना भी लोग बात करें, खास तौर पर जब भी इन सब लोगों के खिलाफ चुनावी समय आता है तो इन्हें हार का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे आप? भूपेंद्र हुड्डा की स्थिति तीसरी बार ऐसी हो रही है, अखिलेश यादव की स्थिति 2 बार हमने देख ली। आपने देखा 2017 में, 2022 में, और इसी तरीके से इसमें कोई शक नहीं कि तेजस्वी यादव शानदार प्रदर्शन किए। वो कई जातियों को एक साथ लाने का उन्होंने प्रयास भी किया, सत्ता के मुहाने तक भी पहुंच गए, फिर भी चूक गए। और इतने सालों से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार को एंटी इनकम्बेंसी जिनके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी वो मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए, जबकि चिराग पासवान विरोध कर रहे थे। सारे ऑड्स के बावजूद फिर भी जनता ने नीतीश कुमार को ही बिठा दिया, तेजस्वी यादव के हाथों सत्ता नहीं सौंपी। आप क्या कहना चाहते हैं? आशुतोष जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। जी, देखिए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि भाजपा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाजपा जब एक चुनाव खत्म करती है तो दूसरे चुनाव में लग जाती है, हर तरह की रणनीति पर काम करती है, और ऐसा आरजेडी का करना फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी आपको ये कह दिया है कि आरजेडी जो है वो केवल कास्ट इक्वेशन पर वोट लेकर सत्ता में आती है। एक समय उसका दाव और जादू चला, लेकिन आप हमें यह बता दीजिए कि 2005 के बाद आरजेडी कितने चुनाव हारी है। उसे किसी भी चुनाव में कभी सफलता नहीं मिली है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव ही हो जाए या विधानसभा का ही चुनाव क्यों ना हो। अगर आप इस बार के भी चुनावी नतीजों को आप देखेंगे तो आरजेडी ने क्या कोई बहुत करिश्मा नहीं किया लोकसभा चुनाव में। तो 2005 में जब नीतीश कुमार का बिहार की राजनीति में पदार्पण होता है और एनडीए गठबंधन पूरी तरीके से मजबूती से लड़ता है, उसके बाद से आरजेडी का हालत बहुत ही खराब होता चला गया, लगातार निरंतर बिहार में। पता नहीं आरजेडी क्यों नहीं सीखती है और वो किस दिवा स्वप्न में रहती है और किस ख्वाब में जीती है। 2000 का ईस्वी का भी आपको साल याद होगा, उस वक्त भी बहुत लड़खड़ाते हुए ये सत्ता में आई थी। उस वक्त नीतीश कुमार कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो विश्वास मत नहीं हासिल कर पाए थे। फिलहाल अगर भाजपा की बात की जाए तो गुजरात में उसने एक रणनीति बनाई थी। वो उस वक्त के जो मुख्यमंत्री थे विजय रूपानी को उन्होंने हटाया और भूपेंद्र सिंह पटेल को बनाया। उत्तराखंड में भी भाजपा ने कुछ ऐसा ही दाव चला था, वो भी वहां सफल हुए, त्रिपुरा में भी। और अब इस बार तो भाजपा ने एक प्रचंड जीत हासिल कर ली है, जो कि एक इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। क्योंकि जो जानकार बता रहे हैं कि 50 सीटें शायद वहां पर आज से पहले हरियाणा में नहीं जीती गई थी, और इस बार भाजपा जो जीत की हैट्रिक लगा रही है। और भाजपा से आरजेडी का तो कोई तुलना ही नहीं हो सकता है। एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो इतनी बड़ी पार्टी है, और आरजेडी एक बहुत ही क्षेत्रीय पार्टी है, जिस पार्टी का ना कोई नीति है और ना कोई नियत है। वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इस पार्टी के जो प्रवक्ता है, अगर इनसे आप पूछेंगे, मैं चैनल पे पूछता हूँ कि ये बताएं कि राजद का स्थापना कब हुआ था और स्थापना होने की वजह क्या हुई थी। और लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, मैं इनको चैलेंज करता हूं, तो उस वक्त वो 2 लोग कौन थे जिनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आगे आया था और किन परिस्थिति में राजद बनी थी। देखिए, मुझे लगता है इस विषय से, इसमें अरुण जी नाराज हो जाएंगे, विषय से विषयांतर हो जाएगा, उस पे हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग उस पे नाराजगी की बात नहीं है, ये लोग भाजपा से वो देखिए, डिबेट के बहुत सारे आयाम होते हैं, बहुत सारी बातें उसमें। अरुण जी भी बहुत सारी बातें पक्ष में बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है लालू प्रसाद जी का
बिहार की राजनीति में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन भी है। बहुत सारा अगर नकारात्मक पहलू है तो सकारात्मक पहलू भी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि देखिए दबे कुचले लोगों को उन्होंने आवाज तो जरूर दी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स को उन्होंने बिल्कुल टर्न कर दिया। जो लोग वोट देने नहीं जाते थे वो लोग आज नेता और मंत्री बन रहे हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है, ये बड़ा परिवर्तन है। लेकिन नुकसान क्या है वो भी मैं बता रहा हूं। कई तरह के नुकसान है, जैसे उनको शिक्षा नहीं दिया गया, उनको असली ताकत नहीं दिया गया, शिक्षा के जगह पे चरवाहा विद्यालय खुला, ये सारी बातें भी है, उस पे हम नहीं जाएंगे। देखिए हम जिन चीजों पर जाना चाहते हैं वो उस टॉपिक के इर्द गिर्द रहें तो बेहतर होगा। आशुतोष जी, रवि रंजन जी, हाँ बोलिए आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ। नहीं पंकज जी, मैं एक बात ये कहना चाहता, आपने बिल्कुल सही किया। मैं 90 का वो दौर बता देना चाहूंगा कि जिस वक्त भारत में कंप्यूटर की क्रांति आई थी, उस वक्त लालू प्रसाद जी की पार्टी ने चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट लाया था। तो मैं देखिए, एक स्वस्थ आलोचना अगर हम नहीं करेंगे, अगर हम इन पे सवाल नहीं उठाएंगे, क्योंकि आने वाले, मैं ठीक है अरुण जी को मेरी बातें बुरी लग रही होगी, लेकिन आने वाले समय के तेजस्वी प्रसाद यादव भी एक बड़ा चेहरा है, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रमुख दावेदार हैं। तो अगर उनको भी समावेशी विकास और समान धर्म और समान जाति विशेष को लेकर एग्जैक्टली जिस वोट को लालू प्रसाद अपना जिन्न बताते थे, वही जिन्न लालू प्रसाद के हाथ से निकल करके नीतीश कुमार के हाथ में चला गया ना। जब लालू जी ओबीसी ईबीसी सबके नेता होते थे, आखिरकार 15 साल के बाद वही वोट उनके हाथ से निकल करके, लालू जी के समय में पॉलिटिक्स अगड़ा बनाम पिछड़ा था, नीतीश जी के समय में ओबीसी बनाम ईबीसी हो गया। यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूं। दरअसल आप अगर हरियाणा में भी देखेंगे तो पॉलिटिक्स साफ दिखाई पड़ता है, जाट वर्सेस नॉन जाट। जाटों को लगता है कि हमने 33 साल रूल किया, हमारा यहां पर अधिकार है। बहुत तरह की बात हुई, पहलवान का पॉलिटिक्स आया, एमएसपी पर सरकार को घेरा गया, सारी बातें हुई, उसको हरियाणा के अस्मिता से जोड़ा गया। लेकिन आप परिणाम देखिए तो बीजेपी जीत रही, यही बात तो है। और आप हैरान हो जाएंगे रवि रंजन जी, 9 ऐसी सीटें हैं जहां जाट का गढ़ माना जाता है और वहां भी दूसरी जाति के उम्मीदवार जीते, और बीजेपी अपने 67% सीटों को रिटेन की है। तो इसका साफ मतलब वही आता है कि बहुसंख्यक जाति जो है उसके खिलाफ पोलराइजेशन होता है। वो हरियाणा की पॉलिटिक्स से साफ है। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि आरजेडी को भी अपनी रणनीति में भारी परिवर्तन करना होगा। जैसे इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में खूब कुशवाहा को टिकट दिया, फायदा हुआ ना, लेकिन और भी जातियों को जोड़ना पड़ेगा और ये मैसेज देना पड़ेगा कि ये माई वाली पार्टी नहीं है, यहां पर यादवों का ही नहीं चलेगा, यहां पर सब जाति का चलेगा। और हो सकता है नेतृत्व में भी परिवर्तन करने की बात हो, इंपॉर्टेंट जगह देना पड़े, इस तरह की भी बात हो। नहीं तो फिर से हरियाणा की जो कहानी है वो बिहार में भी दोहराई जा सकती है। क्या कहते हैं आप? नहीं पंकज जी, आप जो कह रहे हैं मैं उसके पक्ष में ही हूँ। जो आप बातें कह रहे हैं, पिछले चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि लालू प्रसाद यादव का एमवाई समीकरण उनका खुद ही गड़बड़ होते गया और उन्होंने कुशवाहा को टारगेट किया और कई कुशवाहा को या तो अपनी पार्टी से टिकट दिया या कांग्रेस से या दूसरी पार्टियों से अपने अलायंस में जो है उनसे दिलवाया, और एक प्रयोग किया कि कुशवाहा वोटर्स को किस तरह से तोड़ के अपने पक्ष में किया जाए। तेजस्वी यादव लगातार ये बातें कह रहे हैं कि ये एमवाई की बात नहीं है, अब ये बाप की पार्टी है, माने माई और बाप दोनों कह रहे हैं कि ये माई बाप की पार्टी है। तो वो अगड़ी जाति के लोगों को भी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं और फिर वो गरीबों के बारे में, पुअर्स की बात जो बाप में वो जोड़ते हैं, उनके बारे में वो कह रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनकी चिंता तो है कि केवल यादवों से क्या, मुस्लिम और यादव अब केवल उसी पर वो खेल खेलते रहेंगे, तो वो उनके पक्ष में होने वाला कुछ नहीं है। और पिछले 5 चुनाव में, मैंने 2005 में, 2010 में, 2015 में, 2020 में वो लगातार इन चीजों को देख चुके हैं। इस बार बिहार में तो ये है कि
जो बातें कही जा रही थी कि मोदी मैजिक खत्म हो गया, बिहार के चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक चला और ज्यादा से ज्यादा जो सांसद जीत कर आए वो मोदी के चलते जीत कर आए। और यहाँ हरियाणा में भी आप देखेंगे कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ गए वो सीटें वो जीते हैं। और मोदी का, और ये जो अभी जो उनका जो ये भाषण हुआ कि हिंदुओं को एक साथ हो जाना चाहिए और ये अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, ये जो नारा उनका था चलिए, वो भी बड़ा काम कर गया। आपने मोदी जी की बात की। रवि उपाध्याय जी, इस चुनाव का परिणाम बिहार में होने वाले चुनाव, क्योंकि अगला साल बिहार में भी चुनाव है और झारखंड में भी चुनाव 2 महीने के भीतर होना ही होना है, आप क्या देखते हैं कि इस चुनाव के परिणाम का असर झारखंड और बिहार पर किस तरीके से पड़ेगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए पंकज जी, जहां तक बिहार के संदर्भ में बात है तो एक बात हम बताना चाहते हैं कि देखिए, जन सुराज नाम की पार्टी आ गई है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जन सुराज के लिए परेशानी का सबब एनडीए और इंडिया कहें तो अरुण जी की पार्टी माने आरजेडी जो है सो लीड बाई जो है सो बिहार में है। आरजेडी के नेतृत्व में ही महागठबंधन इंडिया ब्लॉक है बिहार में। तो ऐसे में दोनों के लिए परेशानी होने वाली है। आप पूछिएगा, इसका सवाल ऐसे सिंपल सा एकदम है कि आपको एनडीए को सवर्ण वोटरों को एकजुट करने की चुनौती होगी। कितने सवर्ण वोटरों को कैसे अपने पाले में करेंगे यह एक बड़ी बात होगी, क्योंकि जनसुराज ने एकदम अपना सब कुछ छेड़ दिया है जितने बात उनको होगा। और अब इधर आप बोलिएगा तो आरजेडी के लिए परेशानी होगी कि मुस्लिम वोटर को इंटैक्ट रखना, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है कि मुसलमान जो आरजेडी के साथ मजबूती के साथ खड़ा होते थे वह अब उतनी मजबूती के साथ नहीं है। अरुण जी हो सकता है मेरी बात से इत्तेफाक न रखें, लेकिन इसमें मैं 1-2 बात इनको बताऊंगा। देखिए, जो हेना साहब का सीवान में अगर यदि समर्थन हो जाता, आरजेडी ने कर दिया होता, उनको वहां पर अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार नहीं बनाया होता, तब एक बहुत बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है सो अल्पसंख्यक मुसलमानों के बीच में जाता। लेकिन वहां पर ऐसा न करके अवध बिहारी चौधरी को कैंडिडेट बना देना और हिना साहब से नाता तोड़ लेना, अलग कर लेना, तो यह एक मैसेज अंदर खाने में है अल्पसंख्यकों के बीच में कि देखिए आरजेडी के लिए क्या नहीं साहब मोहम्मद मरहूम साहबुद्दीन ने किया, और आज देखिए जब इतनी बड़ी संकट विपता है तो हमारे साथ आरजेडी। और इसी को देखिए पिछले दिनों इसको पाटने की कवायद पटना में की गई। लालू परिवार के लालू यादव खुद थे, तेजस्वी थे, और एक एमएलसी हैं विनोद जायसवाल, आरजेडी के, उनके घर पर रात्रि में यह सब जुटान हुआ था, और हिना साहब के पुत्र भी थे। तो यह सब पैचअप हो रहा है, यह सब किया जा रहा है। लेकिन और यह एक बड़ी बात है, यही हम बताना चाह रहे हैं कि यदि अपने आप को आरजेडी ने ठीक नहीं किया, मुसलमान को ठीक नहीं कर पाए, तो ये एक बड़ा झटका उनको दिखाई पड़ेगा होने वाले विधानसभा के चुनाव में। और वही सेम परिस्थिति आपको एनडीए के साथ बनती हुई। तो ये जन सुराज जो जब से प्रशांत किशोर की पार्टी आई है, ये दोनों के लिए परेशानी है, और दोनों का ही समझिए इस बार के विधानसभा के चुनाव में दोनों दलों का लिटमस टेस्ट होगा इस बार। जी पंकज जी। नहीं, दोनों का लिटमस टेस्ट होगा। एक छोटा सा सवाल आपसे जो और लेना चाहूंगा रवि जी, देसवाल बेल्ट है जहां जाटों की संख्या ज्यादा है, जाट बेल्ट कहा जाता है, वहां 14 विधानसभा सीट है। आप हैरान होंगे, बीजेपी इस बार सबसे ज्यादा, मतलब अगर अपने 2014 और 2019 की तुलना में बीजेपी 5 सीटें जीत पा रही है यहाँ। तो इसका एक मतलब बहुत साफ है कि बीजेपी की रणनीति काम की है, और ये जाट वर्सेस अदर्स की जो पॉलिटिक्स है वो सबसे ज्यादा ऊपर हावी रही है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी जो पॉलिटिक्स की धुरी है, लालू प्रसाद जीते हारे लेकिन फोकल पॉइंट वही रहते हैं।
केंद्र बिंदु वही रहते हैं। और खासतौर पर विधानसभा चुनाव में तो वो रहते ही हैं कि या लालू जी के पक्ष में जाना है या लालू जी के विरोध में जाना है। तो ऐसे में आपको ये लगता है कि लाख नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, अपराधी मतलब अधिकारी राज हो गया है, तमाम तरह की बातें, लेकिन इस सब के बावजूद जब चुनाव का समय आएगा तो क्या आप देखेंगे कि यादव बनाम आदर्श हो जाएगा और ये नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ेगा? मैं ये सवाल आपसे बड़ा सीधा पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि नेतृत्व तो तेजस्वी यादव के ही हाथ में है। मीसा भारती भी एमपी हैं, रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ी हैं। तो जिस तरीके से जितने यादव चुनावी मैदान में होते हैं और उसी तरीके से विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, तो क्या आपको यह लगता है जो एक परसेप्शन बना है, मैं ये नहीं कहता तेजस्वी यादव तो ये भी कहते हैं A to Z की पार्टी बनानी है, पर क्या वो इसमें अभी तक कामयाब हो पाए हैं? क्या पार्टी इस परसेप्शन से निकल पाई है कि यादवों की पार्टी है? और अगर इस परसेप्शन से नहीं निकल पाई है तो इनके लिए चुनाव जीतना कितना आसान होगा? मैं आ रहा हूं अरुण जी, इस सवाल का जवाब आपसे भी लूंगा, आप बताइए। देखिए, निश्चित रूप से हम आपको इससे पहले ही हम बोले पंकज जी कि आरजेडी जो है, आरजेडी को आप दो एरा में, दो कालखंड में बांट दीजिए। एक लालू का एरा, एक जो है तेजस्वी का एरा। लालू के एरा में निश्चित रूप से था कि माने था वो, उस समय भी देखिए हमको याद है कि लालू के कैबिनेट में एक जब वो थे तो जब चीफ मिनिस्टर, तो उस समय 5-5, 6-6 कुशवाहा जो है सो कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे। ये हमको याद है, हम खुद देखे हुए हैं। और लालू से, यादव से हमारी बहुत अच्छी ये है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं, हमको वो भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, बाखूबी एक दूसरे को हम लोग जानते हैं। तो वो हम बता रहे। अब देखिए, तेजस्वी को थोड़ा सा बदलना होगा, नहीं तो सिर्फ कहने से नहीं होगा। हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि दो कालखंड में आरजेडी को बांटिए उस समय, और तेजस्वी के सामने कोई बोल, आप अरुण जी वहां बैठे, देखिए प्रवक्ता का होता है कि वो ऑफिशियल लाइन प्रवक्ता बोलते हैं, किसी भी दल के प्रवक्ता हो। हमको नहीं लगता है कि ये तेजस्वी यादव के पास इनकी एंट्री भी होती होगी। बहुत मुश्किल है, वहां पर एमएलए एमपी को भी जाना बहुत मुश्किल है। हमें आपको सच्चाई वाली बात करें, वो सुरक्षा घेरा कह लीजिए या कुछ कह लीजिए। अरुण जी हमारी बात पर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन है इसमें सच्चाई। आप सुरक्षा घेरा ऐसा होता है कि आप नहीं जा सकते वहां तक। तो ये जब नेता ही आपसे इंटरेक्ट, देखिए लालू का, यादव का दूसरा टैग था, वह जो है सबके लिए उनका दरबार था, खुला हुआ था। एक मुख्यमंत्री आवास खुला रहता था, जिसको आना है बेधड़क चले जाए, बेधड़क चला जाए। वह लालू यादव, तो वह लालू यादव इसीलिए कहता है कि लालू यादव जैसा नेता जो एटलीस्ट न भूतो न भविष्यति अभी तक तो हम नहीं देखे हैं यहाँ पर बिहार में, कि उतना टाइट सिक्योरिटी, इतना व्यवस्था, इतना। तो वो तेजस्वी को उतनी बात करनी पड़ेगी जो कि लालू यादव से उनको टैक्स एंड फैक्ट दोनों सीखना पड़ेगा, तब जाकर के अभी तेजस्वी को बहुत सीखना है अपने पिता से, दूसरे से चलिए कुछ नहीं करना है उनको सीखने के लिए। आपने बड़ी बात कह दी, और आप चूंकि आपको कहीं जाना भी है, आपने समय निकाला, इसके लिए धन्यवाद। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण जी, यही सवाल आपके सामने मैं रखूंगा, क्या इस परसेप्शन से लड़ना आपके लिए मुश्किल नहीं हो रहा? आपकी पार्टी को यादवों की पार्टी मानी जाती है, और अगर यादव वर्सेज रेस्ट होगा तो इसमें आपकी हार तय है। आपको नहीं लगता कि ईबीसी को लगता है कि यादव शक्तिशाली जाति है, ये सत्ता में आएगी तो हमारा नुकसान होगा? वो डरती है, और ये डर और भय दिखा करके, जैसे आप लोग मुस्लिम को डर भय दिखाते हैं, वैसे ही आपके विरोधी तमाम जातियों को जंगल राज का भय दिखाती है, और इस परसेप्शन में आप हार जाते हैं। क्या कहेंगे अरुण यादव जी? देखिए पंकज जी, ऐसा सवाल है आपका। अभी रवि उपाध्याय जी भी अपनी बातों को रखे, एक मित्र अभी पत्रकार बैठे हुए हैं, कई सवालों का बौछार कर दिए, चरवाहा विद्यालय से लेके एजुकेशन तक, और फिर आपने सवाल किया तेजस, इधर रवि सर अभी चले गए, वो सवाल किए मिलते नहीं हैं, कितना मतलब वहाँ बहुत सवालों का मतलब अंबार लगा दिए आप लोग। आप पंकज जी, अब आपका पर्सनल हो सकता है, अब कहीं कोई मतलब नहीं है ऐसे सवालों का। अगर आप देखिए ना, आप बार बार
कुछ जो गोदी मीडिया हम लोग कहते हैं, ये अपने पर नहीं लेंगे। जो पत्रकार नहीं, पक्षकार होते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं परसेप्शन खराब करने के लिए। आप देख लीजिए ना, लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक महिलाओं को टिकट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने एक कुशवाहा को बिहार में टिकट नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 14 राजनीतिक घराने के व्यक्ति को बिहार में लोकसभा के चुनाव में टिकट देने का किया। कहीं कोई चर्चा नहीं। तेजस्वी यादव जी ने A to Z समाज से आने वाले लोगों को, सबको प्रतिनिधित्व दिया। उसके बावजूद भी आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं यादव की पार्टी, जबकि A to Z की बात करते हैं तेजस्वी यादव जी। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए एनडीए नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का प्रताड़ना झेल रहे हैं, आंख में उंगली डालकर उनके खिलाफ लड़ रहे हैं डंके की चोट पे। आज लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी भी समझौता कर लेते तो राजा हरिश्चंद्र होते। अजीत पवार की तरह बिहार के चीफ मिनिस्टर कब हो गए रहते पंकज जी। लेकिन सवाल है बिहार का, बिहारियों के अधिकार का, गरीब गुरबों का, अंतिम पैदान के लोगों का। हमारे मित्र बोल रहे थे चरवाहा विद्यालय, पत्रकार है भाई साहब, चरवाहा विद्यालय को देश दुनिया ने सराहा। और आदरणीय लालू यादव जी का क्या कंसेप्ट था। भले पंकज जी इस चैनल पे आप बोलने से सुकराइए, बोलने में नहीं बनेगी, लेकिन आपका आत्मा जानता होगा, क्योंकि प्रबुद्ध पत्रकार है, कि चरवाहा विद्यालय का क्या कंसेप्ट था आदरणीय लालू जी का, क्यों चरवाहा विद्यालय पर फोकस किया था। और कुछ पक्षकार लोगों ने इसको अलग इंगिल देने का काम किया। चरवाहा विद्यालय को तो यूनिसेफ ने सराहा, देश दुनिया ने सराहा। और एजुकेशन पर 5 यूनिवर्सिटी, 6 यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया लालू प्रसाद यादव जी ने। लालू यादव जी के शासन काल में बीपीएससी के माध्यम से परीक्षाएं लेकर शिक्षकों की बहाली होती थी। जब एनडीए की सरकार आई तो सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ, शिक्षा का बंदा झाड़ हो गया। फिर इधर ही हुआ, तेजस्वी जी जब महागठबंधन की सरकार में आए, 5 लाख नौकरी दिए। अरुण जी, मैं यही बात आपसे कह रहा था। अरुण जी, मैं यही बात आपसे कह रहा था। आप इस बात को आपने बोला, अब आप मेरी बात भी सुनिए। कई बार आपका पास्ट आपका साथ नहीं छोड़ता है और परसेप्शन बन जाता है। मैं इसका उदाहरण पेश करना चाहता हूं। आपने सुना होगा लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया तो कुछ गांवों की चर्चा हुई और उस गांव के बूथ पे देखा गया कि भाजपा को इतने कम वोट मिले थे। वो मुस्लिम्स के गांव थे। पता किया गया तो पता चला इतने लोगों को घर मिला, इतने लोगों को शौचालय मिला। आप पहले जब तक मेरी बात नहीं सुनेंगे परसेप्शन नहीं समझेंगे। आप पूरी बात सुनिए जो मैं कह रहा हूं। इसलिए कि आप कह रहे हैं चरवाहा विद्यालय को यूनिसेफ ने सराहा, हर बात सही है, चलिए मैं मान लेता हूं। लेकिन सवाल यह है कि परसेप्शन बीजेपी को लेकर है ना कि अरे आप बोलने ही नहीं देते हैं। सवाल यह है परसेप्शन बीजेपी को लेकर एंटी मुस्लिम का है या नहीं है, मुसलमान बल्क में वोट करती है या नहीं करती है। इसी तरीके से परसेप्शन आपके खिलाफ है कि नहीं है कि आप यादवों और मुसलमानों की पार्टी हैं। आप सच्चाई में कुशवाहा को जोड़ने का प्रयास करते हैं, अन्य जाति को जोड़ने का प्रयास करते हैं, पर इस परसेप्शन को आप तोड़ नहीं पा रहे हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं। आपका पास्ट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आशुतोष जी के पास जाऊंगा, फिर अखिलेश कुमार सिंह, मैं आ रहा हूं आपके पास। कई सवालों का जवाब नहीं, मैं इस सवाल का जवाब लूंगा। आशुतोष जी आप बोलिए। बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए, अखिलेश जी, उनके पास भी जाएंगे। आशुतोष जी, क्या आपको नहीं लगता कि पॉलिटिक्स में परसेप्शन इज मोर रियल देन रियलिटीज? और दूसरी बात, बहुसंख्यक जाति के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो,
और बिहार में लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव हो, इनके खिलाफ तमाम जातियों की गोलबंदी होती है, क्योंकि परसेप्शन ये बनता है कि अगर ये सत्ता में आए तो ये इनकी जाति के लोग ताकत का आजमाइश करेंगे और छोटी छोटी जातियों के लोगों को दब के रहना पड़ेगा, डर करके रहना पड़ेगा। ये परसेप्शन इनको भारी नुकसान पहुंचाता है। हरियाणा का परिणाम भी आज यही इंडिकेट कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं आप? पंकज जी, मैं बहुत बेबाकी से 2-3 बात कहना चाहूंगा परसेप्शन पे। इनकी पार्टी का एक परसेप्शन था भूरा बाल साफ करो, तो वो भूरा बाल आप समझ रहे हैं। गलत बात, गलत बात, गलत तो- बात। तो कोई वो भूरा बाल इनको आपके वोट क्यों जैसे देगा? आपके ऐसे अब पक्षकार का मैं परोसा हुआ ये है, ऐसा आदरणीय पूरा लालू दुनिया प्रसाद जानता यादव जी है। ने कभी नहीं किया। गलत बात ये आप प्रमाण पूरा दीजिए, दुनिया जानता कुछ है। भी बोल दीजिएगा, ये नहीं बात नहीं पूरा नहीं दुनिया नहीं, जानता ये है। गलत तो वो परसेप्शन आपको था। वोट आपको क्यों देगा? पता नहीं, आपके तरह ही गोदी मीडिया पक्षकार इस बात को हवा दिया था। लालू यादव जी के गोर पर उनको गिरना पड़ा उस समय जब मानहानि का केस उन पर हुआ। एक भी ऐसा वीडियो उनका वक्तव्य दे दीजिए। बेफालतू वाली बात, बेफिजुल्ला बात, सारा चीज नेशनल आपको कोई हेराल्ड क्या ज्ञान था? नहीं है, नेशनल हेराल्ड आपको क्या था? ज्ञान नहीं है। नेशनल हेराल्ड कौन मैं मीडिया कहना था? चाहूंगा आपका, मैं आपका सुन रहा हूं, आपको बहुत बहुत ज्ञान जुटाइए। बेमतलब का कुछ भी बोल देना, पत्रकार है, पक्षकार की तरह बात नहीं करिए। आप ईमानदारी से पक्ष को रखिए, सच्चाई को रखिए। क्या ये परसेप्शन नहीं है क्या तो भाजपा आपके के राज्य डीएनए में में नहीं पिछड़ा आप दलितों अकलियतों का विरोध है, संविधान का विरोध है, दलितों का विरोध है, उसके खिलाफ में आदरणीय लालू आपने प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। ये परसेप्शन नहीं है अरुण क्या अरुण पूरे जी बिहार अरुण में? जी आप- अरुण जी जानती है अरुण जी तेजस्वी यादव अरुण जी कौन होता है? बोलने दीजिए उनको, रोजगार बोलने का दीजिए एक तेजस्वी बार। यादव जी आप होता है। आपका नहीं, नहीं, आपका बोलने टाइम दीजिए, आएगा। कुछ अरुण जी अरुण जी बोलने दीजिए। आशुतोष जी आप बोलिए। आपका आप बहुत आप जाति- आपको बहुत समय आप मिला। जाति- अरुण जी बोलिए, अखिलेश जी के पास जाना है। हाँ बोलिए अरुण। आशुतोष जी बोलिए बोलिए। हाँ जाति नहीं, अरे आप जल्दी अभी अपनी बात खत्म करिए। हाँ नहीं अभी अभी आदरणीय रवि उपाध्याय जी बोल रहे थे, बिहार के बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बड़े स्तंभ हैं, उनको हम लोग उनसे सीखते हैं। तो पिछले डिबेट में मैंने एक बात कही थी कि तेजस्वी यादव किसी से नहीं मिलते हैं। मैंने तो कार्यकर्ता की बात की थी। अभी अभी वो ये कह कर गए हैं कि वो तो प्रवक्ता से भी नहीं मिलते हैं। और जिस पार्टी का ये कल्चर होगा कि वो प्रवक्ता को भी उसके नेता से मिल नहीं सकते हैं, वो क्या चुनाव जीतेगी? और परसेप्शन की मैं बात कहता हूं तो इनके शासनकाल में बिहार से चिकित्सकों का पलायन होता था। आम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए। और अगर परसेप्शन की बात की जाए तो अभी जब ये नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर दोबारा सरकार इन लोगों ने बनाया था, तो तेजस्वी यादव की पार्टी, इनकी पार्टी, आरजेडी की पार्टी जो थी, उसकी संख्या कितनी थी विधायकों की? क्यों नहीं इन लोगों ने कुशवाहा समाज से डिप्टी सीएम बना दिया या मुस्लिम समाज से किसी और को डिप्टी सीएम बना दिया? ये लोग किसी के नहीं है, सिर्फ एक परिवार के हैं। एक बार रामविलास पासवान जी ने कहा था कि मैं आपको समर्थन दूंगा अगर आप किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दे। क्या इसने, इनकी पार्टी ने कभी डिप्टी सीएम बनाया किसी मुसलमान को? इस बार चाहते, अभी भाजपा में तो चलिए आपने अपनी बात रख दी। अखिलेश जी आए हमारे साथ। अखिलेश जी, हरियाणा में आप जीत की ओर बढ़ चुके हैं ऑलमोस्ट, इसलिए आपको बधाई तो आज देना ही पड़ेगा। आप जीत चुके हैं ऑलमोस्ट। सवाल यह है कि क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि जाट वर्सेस अदर्स की राजनीति आपकी सक्सेसफुल हुई है? खास तौर पर वैसी जाति जिसकी संख्या ज़्यादा है, उसके खिलाफ तमाम छोटी जातियां इकट्ठा हो जाती हैं, और इसीलिए बिहार में तेजस्वी भी हारते हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश भी हारते हैं, और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तीसरी बार हार रहे हैं। एक तो सबसे पहले आपको धन्यवाद, आपने हम हरियाणा के जीत की हमें बधाई दी। और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसीपी भी जीत रही है, और इसलिए शायद आज ईवीएम बदनाम नहीं होगी, वरना ईवीएम बदनाम हो जाया करती है। जब खुद जीत गए तो बहुत बढ़िया, हार गए तो ईवीएम खराब। सुप्रीम कोर्ट से अगर अपने पक्ष में न्याय परिणाम आ गया तो न्यायालय बिल्कुल निष्पक्ष और खिलाफ में आ गया, तो न्यायालय मोदी जी के इशारे पर चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर संस्थाएं आपके पक्ष में काम करे तो बहुत अच्छा,
लेकिन जब आप चोरी करें, चारा घोटाला करें, नौकरी के बदले जमीन लें और इस तरह का कोई घटिया काम करें, चंदा लेके तो अगर धंधा आप दीजिए, कफन चोरी करिए, निर्जन घोटाला बिहार में करिए, शौचालय घोटाला बिहार में करिए। आवाज बंद करिए। अरुण जी बोलने तो दीजिए, आपके पास आ रहे हैं ना, आप अपने वक्त में जवाब दीजिएगा ना। अरुण जी, पीसीआर अरुण जी आप अपने वक्त में बोलिएगा। हाँ बोलिए अखिलेश जी। हाँ, तो ऐसे बेवकूफ लोगों के साथ मैं डिबेट करना भी नहीं चाहता, जो लोग अशिष्टता करते हैं दूसरे के समय में बोलते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ जब काम का कार्रवाई हो, जब ये चोरी करके जेल जाए, तो न्यायालय खराब, संस्थाएं खराब। तो मैं समझता हूं कि आज ईवीएम बदनाम नहीं होगी, क्योंकि बराबर बराबर की जीत हुई है। लेकिन एक बात तो आज समझना पड़ेगा, आप भले ही ये मीडिया के लिए यह बात हो कि कोई बहुसंख्यक जाति है, कोई अल्पसंख्यक जाति है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सर्व समाज के लिए काम करती है, सर्व समाज को दिशा को सामने रख करके और उनके कल्याण की बात सोचती है। हमारे लिए कोई हम सबका साथ सबके विकास के नारे पर चलते हैं। हमारे लिए कोई जो है सो कि बड़ी संख्या वाली जाति नहीं, कोई छोटी संख्या वाली जाति नहीं। मैं डिबेट को उस समय से सुन रहा था, अभी कहा जा रहा है परसेप्शन। अरे लालू यादव जी गांधी मैदान में खड़ा होकर के मैं सुनने वाला हूं, और कहिएगा तो ऑडियो दे देंगे, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अरुण जी को मैं चुनौती देता हूं, मेरे ऊपर मुकदमा करेंगे। गांधी मैदान में खड़ा होकर कहेंगे यार यादव छूट गया है, यादव हमारे साथ है। जाति की बात करने वाले ये तेल की आवन, लाठी घुमावन किसने कहा? किसने? भूरा बाल साहब को की बात करेंगी, झूठ बोल रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि बोले थे भूरा बाल साहब को मुकदमा कर दीजिएगा हमारे ऊपर। आप एक जाति सूचक बात वो छोड़ दीजिए। बिहार के अंदर जब लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने बिहार के किसी भी व्यक्ति की हत्या हुई, और हत्या होने के बाद वो कहे कि वो इस जाति का है, जो जाति हमको वोट नहीं देता है, इसलिए हम वहां पर नहीं जाएंगे। और ये जातियों का जातियों की राजनीति नहीं किए हैं, जातियों को संघर्ष करा करके, जातियों के बीच संघर्ष करा करके खूनी राजनीति करने का काम इन लोगों ने किया है। और परसेप्शन की बात कहेंगे, 6 बजे के बाद और दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीनी जाती थी। 6 बजे के बाद दुकानदार अपने दुकान का शटर गिरा लेते थे। 4 बजे अगर कोई कहीं पहुंच गया तो कहा जाता था कि घर जाना है कि रहना है, घर जाना है तो चले जाइए, नहीं तो मोटरसाइकिल छीन ली जाएगी। मोटरसाइकिल पर से चलिए आपने अपनी बात कह दी अखिलेश जी मुझे खत्म करता हूं। हाँ आप मैं 2 लाइन में खत्म करता हूं। देखिए एक बात समझ लीजिए, परसेप्शन की कोई बात नहीं है। ये पारिवारिक पार्टियां जिन लोगों ने अब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, संगठनात्मक स्ट्रक्चर से लेकर के सरकार में अपने परिवार के लोगों को रखा और किसी को नहीं रखा, इन परिवार के लोगों का घर भरने का काम किया। वैसी पार्टियां, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पारिवारिक पार्टी हो, या अखिलेश यादव की पारिवारिक पार्टी हो, या लालू यादव की पारिवारिक पार्टी हो, सभी पार्टियों को जनता ने सबक सिखाने का काम किया है। और वह व्यक्ति जो एक पिछड़ा समाज से आने वाला व्यक्ति, जिसकी मां घर घर में चौका बर्तन करती थी, देश का प्रधानमंत्री बना बैठा है इसलिए कि देश की जनता की सेवा करता है, लोगों की स्वास्थ्य की चिंता करता है, और 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करता है। जो व्यक्ति मुफ्त में टीका देता है, घर घर अनाज देता है, स्वास्थ्य और बिजली की चिंता करता है, वैसे व्यक्ति को हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। सबका साथ सबका विकास हमारा। चलिए बिल्कुल रवि रंजन जी आपके पास आ रहा हूं, अरुण जी आ रहा हूं, आप सब बात का जवाब आप दीजिएगा। रवि रंजन जी एक बात बताइए, कहा जा रहा था कि एनडीए के भीतर फूट है, एलजेपी जा सकती है उधर, नीतीश कुमार भी पलटी मार सकते हैं। इस परिणाम के बाद आपको लगता है कि एनडीए में एकजुटता और बढ़ेगी और एनडीए का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, और इसका जो है इम्पैक्ट झारखंड और बिहार दोनों के चुनाव पर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? अनम्यूट करिए। ये आज का जो रिजल्ट आया, इसका असर निश्चित रूप से बिहार की राजनीति पर भी और झारखंड की राजनीति दोनों पर पड़ेगी, और इसका असर दिखेगा। जदयू एनडीए का जो बिहार का जो गठबंधन है, इसमें जो चिराग पासवान को लेकर बार बार चिंता यह जताई जा रही है कि चिराग पासवान के तेवर थोड़े वो दिख रहे हैं या जदयू पलटी मार देगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार ने भी हाल ही में जेपी नड्डा के साथ मंच पर ये इस बात को क्लियर कर दिया है कि वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, इसी गठबंधन के साथ हैं और रहेंगे।
बिहार में केवल बात यह है कि बड़ा भाई और छोटा भाई कौन होगा, लेकिन उसमें भी आज तो चिराग पासवान ने आज बयान दिया है कि वो नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट करता है, 2 दिन पहले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, ये स्पष्ट करता है कि इंटैक्ट है एनडीए और पूरी तरह से इंटैक्ट है। और बिहार में आज के चुनाव का, आज के रिजल्ट का असर बिहार में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। उसका असर होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन है, गठबंधन के साथ कैसे सरकार चलाई जाती है, ये सब उन लोगों ने देखा है। और अभी आप तेजस्वी यादव को देखिए, बिहार में जब सबसे बड़ी तबाही आई हुई है, जब बाढ़ की तबाही से लोग जूझ रहे हैं, तेजस्वी यादव दुबई में है, वहां विदेश घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव जब जब बिहार के लोग मुश्किल में पड़ते हैं वो बाहर चले जाते हैं। अभी अरुण जी जो बातें कर रहे हैं, ये नहीं कहा था लालू प्रसाद यादव ने कि भूरा बाल साफ करो, और ये कह रहे हैं मुकदमा कर देंगे। इनको क्या मालूम है ये कब से प्रवक्ता है? मैं तो इनको जानता भी नहीं कि ये कब से प्रवक्ता है, ये नहीं जानते हैं। लालू यादव की पार्टी एक यादवों की पार्टी है, और यादवों में भी किसी दूसरे यादव को ये लोग चाहते नहीं है। रामकृपाल यादव तो लालू प्रसाद यादव के हनुमान थे, क्यों नहीं टिकट दिया उनको, क्यों पार्टी छोड़कर वो चले? और पप्पू यादव को किसी भी तरह से कांग्रेस में वो शामिल न हो सके, वो गठबंधन में शामिल न हो सके, पप्पू यादव को किसी भी तरह से हराना है। तेजस्वी यादव ने मंच पर जाकर कहा कि आप किसी को वोट दे दीजिए, हमें मत दीजिए, लेकिन इनको मत दीजिए। दूसरा कोई यादव, खास तौर पर कोई युवा यादव नेता पार्टी में पनप नहीं सके, उसको आगे नहीं बढ़ने देना है। ये एक परिवार की पार्टी है, जैसा कि अभी अखिलेश जी ने भी कहा, ये एक परिवार की पार्टी है। और इसका काउंटर करने के लिए अभी लगातार अपनी यात्राओं में ये कह रहे हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अरुण यादव जी आरजेडी में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं? अरुण यादव जी मंत्री भी बन के दिखा दे तो हम उनको टिकट भी मिल जाए कहीं, मन तो हम ये आपको बता दें कि वो मिल जाए टिकट। अब अरुण यादव जी जवाब देंगे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। देखिए पंकज जी, सबसे पहले मेरा आग्रह है, अगर एक पक्षीय डिबेट चलाना है और हमारा म्यूट आवाज कर देंगे तो आइंदा हमको इनवाइट मत किया करिए। ऐसे डिबेट में हम शामिल नहीं होना चाहेंगे, और पार्टी को भी बोल देंगे नहीं, अकेले का नहीं, आप बंद करके। पंकज जी एक लाइन मेरा सुनिएगा, एक लाइन अखिलेश जी, एक लाइन। अरुण जी, आपसे मेरा नम्र निवेदन है, आप इस पूरे डिबेट को अपने घर जाकर के सुनिएगा, और आप ये पाइएगा कि अगर मैंने सबसे ज्यादा समय आपको नहीं दिया हो इस डिबेट में, आप पहले पूरी, आप देखिए यही दिक्कत है, आप पूरी बात नहीं सुनते, यही प्रॉब्लम। आप पहले पूरी बात सुनिए, आप जाकर के सुनिए। अगर मैंने आपको सबसे ज्यादा समय नहीं दिया हो तो आप निश्चित तौर पर अपनी व्यथा, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करिएगा, ये मेरा नम्र निवेदन है। अरुण जी, होता क्या है, सुनिए अरुण जी एक मिनट, आप देखिए, अब हमको भी तो बोलने दीजिए, आप फिर आप बोलिएगा ना। आप देखिए, अब आप देखिए, अगर एट ए टाइम 3 लोग बोलेंगे, 2 लोग बोलेंगे, तो कोई दर्शक ये आवाज समझ नहीं सकेगा कि आप क्या कह रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं। आपको सबका, जिन जिन लोगों ने जो कहा है, अब मैं आपके पास आ रहा हूं, सबकी बातों का जवाब दीजिए, लेकिन उतना पेशेंस तो रखना पड़ेगा, इतना मर्यादित तो रहना पड़ेगा अरुण जी। ये डिबेट की जरूरत है। अरे जितना केवल अकेले बोले अरुण जी लगता है, हाँ बोलिए, आपका फ्रीज हो रहा है। लगता है अरुण जी फ्रीज हो गए। सवाल यही है, और सवाल गंभीर है, हरियाणा का जो परिणाम है। हाँ अरुण जी, आप सुन पा रहे हैं? देखिए, मैं आपका अभी भी इंतजार कर रहा हूं, आप बोलिए। हाँ, सवाल यही है अखिलेश जी कि परसेप्शन राजनीति में बहुत मैटर करता है, और जब परसेप्शन जिस चीज को लेकर के भी बन जाता है, जैसे बीजेपी पार्टी है, बीजेपी लाख कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास,
लेकिन मुस्लिम्स का बड़ा तबका बीजेपी पे भरोसा नहीं करती है। हर आप चुनाव पे देख लीजिए, वो बीजेपी के खिलाफ वोट करती है। आप भले ही टॉयलेट बना दीजिए, कुछ बना दीजिए, क्योंकि परसेप्शन बना हुआ है कि बीजेपी एंटी मुस्लिम पार्टी है। यही बात तो मैं कह रहा था आरजेडी के लिए भी, कि आप लाख कोशिश कर लीजिए, आप लाख कोशिश प्रयास कर लीजिए, इनकार नहीं कर सकता। आप पंकज जी, मैं आपके परसेप्शन के साथ हूं, मैं आपके परसेप्शन को इनकार नहीं कर सकता। परसेप्शन एक अलग चीज है और वास्तविकता एक अलग चीज है। मैं वही कह रहा था, परसेप्शन ये हो सकता है कि मैं मुस्लिम विरोधी हूं, परसेप्शन ये हो सकता है कि हम सिर्फ राम जन्मभूमि की ही बात कर सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि नहीं, परसेप्शन चाहे जो हो, हम आम आदमी के लिए काम करते हैं, लेकिन जब अपना काम और परसेप्शन दोनों मेल खाता हो तब उसमें कोई डिबेट नहीं हो सकता है। तो मान लीजिए कि हम पर किसी अगर परसेप्शन है आरजेडी के बारे में कि यादव और मुस्लिम की पार्टी तो है, वो बोलती है। मैंने देखा है गांधी मैदान में खड़ा होकर के ये क्या कहते हैं, लालू जी ने कहा है कि यादवों को एक रहना है। तो ये है हमको, हमारे बारे में जो भी परसेप्शन हो, लेकिन फिर भी हम मुसलमानों का मैं इसीलिए आरजेडी को लेकर के भी यही कह रहा था। देखिए बात दरअसल डिबेट हमारा क्या था, चूंकि समय सीमा हम लोग पार कर चुके हैं, हमारा कोई इंटेंट ये नहीं रहता कि हम आरजेडी को कम समय दें, बीजेपी को कम समय दें। कोई डिबेट में किसी को ज्यादा बोलने का मौका मिल जाता है, लेकिन हमारा रहता है कि एक बैलेंस डिबेट हो। दरअसल आज के डिबेट का मुख्य मुद्दा ये था कि अगर आप हुड्डा को देखें, 3 बार उनको चांस दिया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिस हरियाणा के लिए कहा जा रहा था कि बीजेपी पक्का हारेगी, वहां जाट के खिलाफ तमाम जातियां गोलबंद हो गई। बीजेपी ने जोरदार रणनीति अपनाई, नायाब सिंह सैनी ओबीसी और ब्राह्मण स्टेट का प्रेसिडेंट बना दिया, और यह कॉम्बिनेशन इतना जबरदस्त हुआ। और कुमारी शैलजा चुनाव नहीं लड़ी तो विधानसभा चुनाव में दलित भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। तो मैं वही कह रहा था कि अखिलेश यादव जाति से आते हैं, यादव के खिलाफ तमाम सारी जातियां पिछले कुछ चुनाव से इकट्ठा होती दिखी हैं। बिहार में भी यही स्थिति हम देखते हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो वही स्थिति हम देखते हैं। इसलिए हमने कहा कि हरियाणा के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि बड़ी जाति के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो क्या इसका परिणाम नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए, खास तौर पर आरजेडी के लिए बिहार में जरूर ये सोचने वाली बात है। बिहार की बात में आशुतोष कुमार जी, अखिलेश कुमार सिंह जी, रवि रंजन जी और अरुण यादव जी, शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।